हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे दोस्तों। राष्ट्रपति पर हम बात कर रहे थे और इसके अंतर्गत भी हम दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों पर पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी। राष्ट्रपति की दोस्तों हमने कार्यपालिका की शक्तियों पर चर्चा करी, न्यायिक शक्तियों पर चर्चा करी थी और सैन्य शक्तियों पर क्या है चर्चा करी थी। यानी कि बात किस पर कर रहे थे दोस्तों, हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कर रहे थे। इसके अंतर्गत दोस्तों हमारी अगली जो राष्ट्रपति की पावर है दोस्तों, वो है विधायी। कौन सी है दोस्तों? विधायिका की शक्ति। विधायिका की शक्ति या विधायिका की शक्तियाँ, यानी कि कौन सी है दोस्तों? लेजिस्लेटिव पावर। आज हम किस पर बात करेंगे दोस्तों? लेजिस्लेटिव पावर पर हम बात करेंगे। विधायिका की शक्तियों पर हम क्या है बात करने वाले हैं दोस्तों। विधायिका की शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 79 की बात करते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 79 क्या कहता है? अनुच्छेद 79 कहता है कि ये जो संसद है दोस्तों, अनुच्छेद 79 कहता है कि ये जो संसद है दोस्तों, जो हमारी पार्लियामेंट है, ये मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है दोस्तों? ये लोकसभा से मिलकर बनी है। और किससे मिलकर बनी है? ये राज्यसभा से मिलकर बनी है। किससे? राज्यसभा से मिलकर बनी है। और किससे मिलकर बनी है दोस्तों? ये राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। किससे? राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। यानी अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो दोस्तों राष्ट्रपति संसद का क्या है दोस्तों? अभिन्न अंग है। क्या है दोस्तों? अभिन्न अंग है। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई बिल लाया जाता है, जब भी कोई विधेयक लाया जाता है, तो वो पहले पार्लियामेंट में लाया जाता है, संसद में लाया जाता है। यानी संसद के किसी भी सदन में आप बिल लेकर आएंगे दोस्तों, तो ये बिल पहले सदन से पारित होगा। यानी लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा से पारित होगा और उसके बाद ये राज्यसभा में चला जाता है। राज्यसभा पारित कर देती है दोस्तों, तो उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। और ये जो बिल है जो राष्ट्रपति के पास जाता है दोस्तों, और राष्ट्रपति जब तक अपने इस पर क्या है अनुमति नहीं देते हैं, जब तक इस पर अपने हस्ताक्षर नहीं करते हैं दोस्तों, तो ये जो बिल है अधिनियम नहीं बन पाता। इसलिए भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या है? संसद का अभिन्न अंग है। यानी अनुच्छेद 79 के अनुसार अगर हम बात करें तो संसद मिलकर बनी है दोस्तों, लोकसभा से मिलकर बनी है, राज्यसभा से मिलकर बनी है और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। यानी जब भी कोई बिल लाया जाएगा दोस्तों तो लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा से, और उसके बाद क्या है फाइनली राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जब तक उस पर अपने सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक वो बिल क्या है दोस्तों? बिल रहता है, अधिनियम नहीं बनता, एक्ट नहीं बनता है दोस्तों। विधायी शक्ति के अंतर्गत दोस्तों और क्या क्या शक्तियां दोस्तों राष्ट्रपति के पास? राष्ट्रपति संसद के सत्र को दोस्तों बुलाता है। सत्र कौन बुलाता है दोस्तों? यानी अगर हम सत्र बुलाने की बात करते हैं तो सत्र बुलाता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाता है। और सत्र की अगर हम समाप्ति की बात करें तो सत्र कौन समाप्त करता है दोस्तों? सत्र समाप्त राष्ट्रपति करता है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों उसको ऐसी शक्ति प्राप्त है दोस्तों कि वह संसद के सत्र को बुलाता भी है और सत्र की समाप्ति भी करता है। इसी के अंतर्गत दोस्तों अगली जो पावर है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के सत्र को, और कौन से सत्र को दोस्तों? यानी प्रत्येक चुनाव के बाद दोस्तों और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र को
दोस्तों क्या करेगा, अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। क्या करेगा दोस्तों, अनिवार्य रूप से क्या करेगा दोस्तों, संबोधित करेगा। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो क्या है, अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। और किसको संबोधित करेगा दोस्तों, यानी संसद के सत्र प्रत्येक नए चुनाव के बाद, जैसे दोस्तों अभी क्या है, लोकसभा भंग है, और जैसे ही क्या है चुनाव हो जाएंगे, जैसे ही नई लोकसभा निर्वाचित होकर आएगी, नया मंत्री परिषद बनेगा, नया मंत्रिमंडल बनेगा दोस्तों, तो जैसे ही पहली बैठक होगी संसद की, जैसे ही लोकसभा की पहली बैठक होगी दोस्तों, राष्ट्रपति पहली बैठक को अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। यानी इसका मतलब यह है कि जैसे ही चुनाव के बाद पहली बैठक होगी संसद की, उसे राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। और दूसरी बात क्या कही गई है, यानी प्रत्येक वर्ष प्रथम जो सत्र होगा दोस्तों, जिसको हम बजट सत्र कहते हैं, यानी राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र को प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। यानी बाद के जो सत्र होते हैं उनको राष्ट्रपति संबोधित कर सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन पहला जो सत्र होता है जिसको हम बजट सत्र कहते हैं, राष्ट्रपति उसे अनिवार्य रूप से क्या करता है दोस्तों, संबोधित करता है। और नए चुनाव के बाद जैसे ही लोकसभा दोस्तों गठित होगी, जैसे ही लोकसभा की पहली बैठक होगी दोस्तों, उसको भी अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति क्या करेगा, संबोधित करेगा। यानी राष्ट्रपति किसको अनिवार्य रूप से संबोधित करता है, चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगी, और प्रत्येक वर्ष जो पहली बैठक होती है उसको अनिवार्य रूप से कौन संबोधित करता है दोस्तों, राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से उसको संबोधित करता है। राष्ट्रपति के पास दोस्तों और क्या क्या अधिकार है, राष्ट्रपति दोस्तों लोकसभा के अगर दोस्तों अध्यक्ष और क्या है दोस्तों, उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और क्या है, उपाध्यक्ष, अगर दोनों का पद क्या है दोस्तों, दोनों का पद रिक्त है दोस्तों, खाली है उस समय, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है दोस्तों और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है, यानी दोनों का पद रिक्त है, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति लोकसभा के अन्य सदस्य को, यानी कि किसको दोस्तों, लोकसभा के अन्य सदस्य को, लोकसभा के किसके दोस्तों, अन्य सदस्य को क्या कर सकता है दोस्तों, सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। सदन की यानी कि लोकसभा की क्या है, अध्यक्षता सौंप सकता है, अध्यक्षता सौंप सकता है। यानी राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार है कि ऐसा मान लीजिएगा दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, क्योंकि लोकसभा की जो अध्यक्षता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष क्या है दोस्तों, लोकसभा की अध्यक्षता करता है। और अगर वो भी उस समय उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार हैं कि राष्ट्रपति सदन के किसी भी सदस्य को, यानी लोकसभा के किसी भी सदस्य को क्या है, सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है, और उसको वो सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष को होते हैं। यही बात किसके बारे में कही गई है दोस्तों, यही बात राज्यसभा के बारे में कही गई है। किसके बारे में कही गई है, राज्यसभा के बारे में कही गई है। और यह कहा गया कि अगर राज्यसभा का सभापति दोस्तों उपस्थित नहीं है, सभापति उपस्थित नहीं है, या फिर क्या है, उप सभापति उपस्थित नहीं है, कौन उपस्थित नहीं है दोस्तों, उप सभापति उपस्थित नहीं है, यानी दोनों का पद क्या है दोस्तों, दोनों का पद रिक्त है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति सदन के किसी अन्य सदस्य को क्या है, अध्यक्षता सौंप सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों की बात करें, दोनों में अगर दोस्तों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति के पद रिक्त हैं, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार है कि राष्ट्रपति किसी अन्य सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। ये सारे के सारे अधिकार किसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास और क्या क्या अधिकार हैं दोस्तों, और क्या क्या उसके पास पावर है दोस्तों, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 108 के तहत दोस्तों किसकी बात की गई है, संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। यानी कि अनुच्छेद 108 ये कहता है कि अगर संसद के दोनों सदनों के बीच किसी प्रकार का गतिरोध होता है, मतभेद हो जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और ये संयुक्त अधिवेशन दोस्तों बुलाता कौन है, अगर हम बुलाने की बात करते हैं तो दोस्तों बुलाता है भारत का राष्ट्रपति।
कौन बुलाता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति इसको बुलाता है। यानी अगर संसद के दोनों सदनों के बीच किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है किसी विधेयक को लेकर, जैसे मान लीजिएगा दोस्तों कोई विधेयक लोकसभा में लाया गया और लोकसभा ने पारित कर दिया, अब वो राज्यसभा में चला गया और राज्यसभा क्या है उसको पारित करने से मना कर रही है, या फिर क्या है 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है ऐसे विधेयक को वो क्या है अपने पास रोक कर रखी हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो राष्ट्रपति बुलाएगा, कौन बुलाएगा? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति बुलाएगा। लेकिन ये जो संयुक्त अधिवेशन है दोस्तों, अगर इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा दोस्तों? लोकसभा का कौन करेगा दोस्तों? अध्यक्ष करेगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो दोस्तों राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति है दोस्तों उसको ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्तों। उसको ऐसे अधिकार क्यों नहीं दिए गए हैं? क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसके पास ऐसे अधिकार नहीं है कि वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करे। तो यानी अगर हम बात करें अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, और बुलाता क्यों है? जब दो सदनों के बीच किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है किसी बिल को लेकर, तब राष्ट्रपति क्या है 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, और स्पीकर नहीं है तो दोस्तों डिप्टी स्पीकर क्या है इसकी अध्यक्षता करता है। तो 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान की बात की गई है दोस्तों। किसकी बात की गई है? संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान की बात की गई है। इसके अंतर्गत दोस्तों और क्या क्या शक्तियां हैं? यानी अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो और क्या क्या शक्तियां दोस्तों? अनुच्छेद 111 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के पास जब भी कोई बिल आता है, यानी दोस्तों ये क्या है हमारी संसद है, और संसद से जब भी कोई बिल पारित होकर किसके पास जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि राष्ट्रपति दोस्तों बिल पर क्या कर सकता है? अपनी अनुमति दे सकता है। यानी कि अपने क्या है हस्ताक्षर कर सकता है, अनुमति दे सकता है, या फिर क्या है दोस्तों अनुमति देने से क्या है इनकार कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों? इनकार कर सकता है। यानी कि जब भी कोई बिल दोस्तों लोकसभा से पारित होकर आता है तो वो राज्यसभा में चला जाता है, या राज्यसभा से पारित होकर आता है तो वो लोकसभा में चला जाता है। यानी जब भी कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होकर आता है तो वो किसके पास आता है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास आता है। और राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत ऐसे अधिकार हैं कि राष्ट्रपति चाहे तो ऐसे बिलों को दोस्तों क्या है अपनी अनुमति दे सकता है, और क्या है ऐसे बिलों को अपनी अनुमति नहीं भी दे सकता, यानी कि इनकार भी कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है दोस्तों? पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए क्या है वापस लौटा सकता है। यानी कोई बिल आया दोस्तों संसद से पारित होकर किसके पास आया? राष्ट्रपति के पास आया। किसके तहत आया दोस्तों? अनुच्छेद 111 के तहत आया, और राष्ट्रपति ऐसे बिल पर क्या कर सकता है? अनुमति दे सकता है, या फिर क्या है इनकार कर सकता है, या फिर क्या है पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। और यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास जब राष्ट्रपति किसी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और दोबारा अगर संसद दोस्तों उस बिल को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन करके या बिना संशोधन किए अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति ऐसी बिलों पर क्या है अनिवार्य रूप से क्या है अपनी सहमति देते हैं। यानी कि सहमति देने के लिए क्या बन जाते हैं? बाध्यकारी बन जाते हैं। तो राष्ट्रपति के पास क्या पावर है दोस्तों? राष्ट्रपति किसी बिल को मना कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या क्या है अपनी अनुमति दे सकता है। दोस्तों आर्टिकल 11 के तहत ही, आर्टिकल 111 के तहत ही, यानी अनुच्छेद 111 के तहत ही दोस्तों राष्ट्रपति के पास क्या है? राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है? वीटो शक्ति का मतलब होता है दोस्तों अनुमति ना देना, यानी कि अनुमति देने से क्या है इनकार करना। वीटो का मतलब होता है अनुमति नहीं देना। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या है? वीटो पावर है। और भारत के अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की क्या है वीटो पावर है। कौन कौन सी वीटो पावर है दोस्तों?
राष्ट्रपति के पास आत्यांतिक वीटो है। कौन सी वीटो है दोस्तों? आत्यांतिक वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो है। कौन सी है दोस्तों? एब्सोल्यूट वीटो है। और कौन सी है? निलंबनकारी वीटो है। निलंबनकारी वीटो है, जिसको सस्पेंसिव वीटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सस्पेंसिव वीटो भी कहते हैं। और कौन सी है? जेवी वीटो है। जेवी वीटो है, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो के नाम से भी क्या है जानते हैं। यानी कि अनुच्छेद 111 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के पास क्या है? वीटो पावर है। आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेवी वीटो। यानी जब भी कोई बिल संसद से पारित होकर आएगा, राष्ट्रपति के पास आएगा, और 111 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति मना कर दे या उस पर अपने क्या है अनुमति दे दे, या क्या है उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे। यह इन वीटो पावर का प्रयोग करके क्या है ऐसे बिल को अपने पास क्या है रख सकता है। यानी आत्यांतिक वीटो की अगर हम बात करते हैं तो आत्यांतिक वीटो का मतलब होता है समाप्त करना दोस्तों। क्या करना होता है? समाप्त करना होता है। यानी जब भी कोई बिल दोस्तों संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आएगा और राष्ट्रपति या तो अनुमति देगा या अनुमति देने से इनकार कर देगा या पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, नहीं तो दोस्तों क्या करेगा? आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर लेगा। यानी अगर राष्ट्रपति को उस पर अनुमति नहीं देनी है, ऐसे बिल को क्या है लागू होने से रोकना है दोस्तों, उसको समाप्त करना है, तो राष्ट्रपति किस वीटो पावर का प्रयोग करेगा? आत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग करेगा। यानी कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल आएगा संसद से पारित होकर, तो राष्ट्रपति क्या करेगा दोस्तों? ऐसे बिल को क्या है अपने पास रख लेगा, उस पर क्या है मना कर देगा हस्ताक्षर करने से। पूरी तरह से क्या कह देगा कि भाई हम इस बिल पर क्या है हस्ताक्षर नहीं कर दे। और जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है दोस्तों, कोई भी बिल क्या है अधिनियम नहीं बनता है, कोई भी बिल क्या है दोस्तों एक्ट नहीं बनता है। तो आत्यांतिक वीटो का मतलब होता है दोस्तों किसी भी बिल को लागू होने से रोकना, यानी उसको क्या है समाप्त करना। तो पार्लियामेंट से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आएगा और राष्ट्रपति को लगता है कि भाई इस बिल को क्या है कानून नहीं बनना चाहिए या अधिनियम नहीं बनना चाहिए, तो उसको क्या है आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करके उसको अपने पास रख लेगा। आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करके उसको अपने पास रख लेगा। और देखा भी गया था दोस्तों, अगर हम बात करें पेप्सू के संदर्भ में, दोस्तों 1954 में उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों क्या इस वीटो पावर का प्रयोग किया था। कब? 1954 की अगर हम बात करते हैं पेप्सू के संदर्भ में। तो आत्यांतिक वीटो का मतलब यही होता है कि राष्ट्रपति क्या है किसी भी बिल को लागू होने से क्या है रोकता है, कानून बनाने से क्या है रोक देता है। निलंबनकारी वीटो की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है दोस्तों पुनर्विचार के लिए लौटाना। किसके लिए लौटाना? पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना। वापस लौटाना यानी जब भी कोई बिल है दोस्तों संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आएगा, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है दोस्तों? उसको पुनर्विचार किए। ऐसे राष्ट्रपति को लगता है कि भाई इस बिल में क्या है कुछ संशोधन किए जाने चाहिए, या कुछ ऐसे दोस्तों जटिल प्रक्रियाएं हैं जिनको क्या है थोड़ा सरल बनाना चाहिए, या कुछ ऐसा नियम है दोस्तों जिसको और भी आसान बनाना चाहिए, या कुछ ना कुछ दोस्तों राष्ट्रपति को ऐसे लगे कि भाई इसमें ये जो बिल लाया गया है इसमें कुछ ना कुछ संशोधन किए जाने चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या करता है? जैसे ही राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति दोस्तों निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करके, सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग करके क्या है दोबारा संसद के पास भेज देगा। यानी कि दोबारा किसके पास भेजा जाएगा? वापस संसद के, और संसद से कहेगा कि आप इस पर क्या है एक बार विचार कर लीजिएगा। अगर संसद दोस्तों विचार करके यानी कि उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन किए दोबारा राष्ट्रपति के पास उसको भेजती है दोस्तों, उस बिल को भेजती है, तो राष्ट्रपति फिर क्या है अनिवार्य रूप से अपनी सहमति देते हैं। क्या है? अनिवार्य रूप से क्या है अपनी सहमति देते हैं। जेवी वीटो की बात करते हैं दोस्तों, पॉकेट वीटो की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है सुरक्षित रखना। क्या रखना दोस्तों? सुरक्षित रखने की अगर हम क्या है बात कर लेते हैं, क्या सुरक्षित दोस्तों। निलंबनकारी वीटो की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। कब किया गया था दोस्तों? 2006 में। किसके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और किसके संदर्भ में किया गया था दोस्तों? लाभ के पद के संदर्भ में किया गया था। जो लाभ का पद अधिनियम लाया गया था 2006 में, उसके संदर्भ में क्या है इसको
इसका प्रयोग किया गया था। जेबी वीटो की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं, इसका मतलब होता है सुरक्षित रखना। यानी जब भी कोई बिल संसद से पारित होकर आएगा तो राष्ट्रपति के पास आएगा। 111 के तहत राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, तो राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लेगा। यानी कोई बिल आया दोस्तों, आने के बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति चुपचाप उसको क्या है अपनी जेब में रख लेगा। यानी कि कोई ना तो हाँ कहेगा उस पर और ना ही क्या है ना कहेगा, चुपचाप बिल्कुल साइलेंट मोड में क्या है अपनी जेब में रख लेगा और ना तो हाँ कहेगा ना ही ना कहेगा। इसको क्या कहते हैं हम, पॉकेट वीटो कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। यानी कि कोई बिल आया संसद से पारित होने के बाद और राष्ट्रपति ने क्या है उसको अपनी जेब में क्या है सुरक्षित रख लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं या क्या है पॉकेट वीटो कहते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग कब किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था डाक सेवा के संदर्भ में। किसके, डाक सेवा के संदर्भ में। डाक सेवा अधिनियम आया था दोस्तों, और किसने किया था, 1986 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा क्या है इसका प्रयोग किया गया था। तो अनुच्छेद अगर 111 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 111 यही कहता है कि जब भी कोई बिल संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति अनुमति देगा, अनुमति देने से इनकार कर देगा या पुनर्विचार के लिए क्या है लौटा दे, और संसद अगर दोबारा भेजती है उसी बिल को दोस्तों पुनर्विचार करने के बाद तो राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाता है ऐसे बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए। और 111 के तहत ही दोस्तों राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। 3 प्रकार की वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है, जबकि अगर हम वीटो पावर की बात करते हैं तो दोस्तों 4 प्रकार की वीटो पावर है। एक होती है विशेषित वीटो, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास केवल 3 प्रकार की वीटो है। एक आत्यांतिक वीटो है, एक निलंबनकारी वीटो है, एक जेबी वीटो। आत्यांतिक वीटो यानी इसका मतलब होता है विधेयक को समाप्त करना। निलंबनकारी वीटो इसका मतलब होता है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना। और जेबी वीटो का मतलब होता है इसको क्या है सुरक्षित रख लेना, इस पर ना हाँ कहना और क्या है ना ही किसी प्रकार से ना कहना। इसके अंतर्गत दोस्तों और कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसके अंतर्गत हमारा और कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के पास दोस्तों, अनुच्छेद 123 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश। और अध्यादेश जारी दोस्तों कब करेगा राष्ट्रपति, जब संसद का क्या हो दोस्तों, संसद का सत्र ना चल रहा हो। यानी अगर हम अध्यादेश की बात करें दोस्तों तो अध्यादेश का प्रावधान कहाँ कर रखा है, आर्टिकल 123 में कर रखा है। और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार हैं कि राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी दोस्तों कोई भी ऐसा मान लीजिएगा आकस्मिक परिस्थितियाँ और किसी विषय को लेकर क्या है कानून बनाना है और उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद क्या दोस्तों स्थगित है या क्या है, किसी वजह से संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति ऐसी परिस्थितियों में क्या जारी करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। और जारी कब करेगा, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। और दोस्तों ये कहा गया है कि ये क्या है, जैसे ही संसद का सत्र चालू होगा 6 सप्ताह के भीतर क्या है इसको पारित कर दिया जाना चाहिए। यानी कि 6 सप्ताह के भीतर अगर इस अध्यादेश को पारित कर दिया जाता है तो ये फिर क्या है कानून का रूप ले लेता है, अन्यथा 6 सप्ताह के भीतर क्या है ये समाप्त हो जाता है। तो ये कहा गया है कि भाई इसकी जो अधिकतम अवधि है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है दोस्तों, 6 माह है। क्यों है दोस्तों 6 माह, क्योंकि दोस्तों ये कहा गया है आर्टिकल 85 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 85 ये कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होगा। यानी कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होगा दोस्तों, अधिकतम अंतराल 6 माह होगा। क्या होगा दोस्तों, 6 माह होगा। यानी ये कहा गया है अनुच्छेद 85 में कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 माह होगा। तो जैसे दोस्तों मान लीजिएगा अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा और क्या है राष्ट्रपति को यानी कि किसी कानून की आवश्यकता पड़ी और राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, तो ये कहा गया है कि जैसे ही जारी अध्यादेश लाया जाएगा, तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि संसद में लाया जाएगा, जैसे ही राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करा ये तब दोस्तों क्या है कानून का रूप लेगा जब संसद का सत्र चालू होगा। यानी जैसे ही संसद का सत्र चालू होगा सबसे
सबसे पहले किस पर चर्चा की जाएगी? अध्यादेश पर चर्चा की जाएगी। और ये जो अध्यादेश है क्या है दोस्तों, 6 सप्ताह के भीतर भीतर संसद से पारित होना चाहिए, तभी ये कानून का रूप लेगा, अन्यथा ये 6 सप्ताह के भीतर क्या हो जाता है, समाप्त। तो आर्टिकल 85 कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने हो सकता है। इसलिए अध्यादेश की जो अधिकतम सीमा है दोस्तों कितनी है दोस्तों? अधिकतम समय की अगर हम बात करते हैं तो कितना दोस्तों? 6 महीने का समय। लेकिन अगर संभावित की बात करें दोस्तों, यानी अधिकतम संभावित समय सीमा कितनी है? तो अधिकतम संभावित समय सीमा दोस्तों कितनी होनी चाहिए इसकी? अधिकतम संभावित समय सीमा, अधिकतम संभावित समय सीमा की अगर हम बात करते हैं, समय की बात करते हैं तो कितना है दोस्तों? 6 माह और क्या है दोस्तों? 6 सप्ताह। कितनी है? 6 माह और क्या है? 6 सप्ताह है। यानी अगर हम बात करें तो ये जो अध्यादेश है दोस्तों, ये जो ऑर्डिनेंस है, इसकी अधिकतम संभावित समय सीमा कितनी है? 6 माह और क्या है? 6 सप्ताह है। जबकि अधिकतम सीमा की बात करें तो कितनी है? 6 महीने है। तो राष्ट्रपति कब जारी करता है दोस्तों इसको? तब जारी करता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता। दोस्तों एक केस है जिसको हम जानते हैं, कृष्ण कुमार बनाम बिहार राज्य, कब का मामला है ये? 2017 का मामला है दोस्तों। इस मामले में दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो अध्यादेश था दोस्तों, अध्यादेश है, इसकी क्या की जा सकती है दोस्तों? इसकी भी क्या है? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्या की जा सकती है? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी ये राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी अध्यादेश होता है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जाती है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको अनुच्छेद 13 पढ़ाया था मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, और अनुच्छेद 13 विधि शब्द को परिभाषित करता है। और वहाँ मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी अध्यादेश होते हैं ये भी विधि शब्द को परिभाषित करते हैं। तो ये जो विधि है दोस्तों, ये जो अध्यादेश है, यानी कि कृष्ण कुमार बनाम बिहार राज्य 2017 के मामले सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ये जो अध्यादेश था दोस्तों, ये विधि शब्द को परिभाषित करता है, इसलिए इसकी भी क्या है? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसकी क्या की जा सकती है? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है दोस्तों। तो हमने दोस्तों राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों पर बात करी है दोस्तों? विधायी शक्तियों पर हमने क्या है? बात कर ली है। विधायिका संबंधी शक्तियों की अगर हम क्या है? बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में दोस्तों? वित्तीय शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करें, किसके बारे में? फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कहा गया है दोस्तों फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कौन सी हैं? 5वीं। यानी कि वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल पावर की बात करें, तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि धन विधेयक दोस्तों, जो धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक दोस्तों, इसकी परिभाषा कहाँ दे रखी है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दे रखी है। ये जो धन विधेयक होते हैं दोस्तों, किसकी अनुमति से लाए जाते हैं? ये किसकी अनुमति से लाए जाते हैं दोस्तों? ये राष्ट्रपति की अनुमति से लाए जाते हैं। किसकी अनुमति से लाए जाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक लाए जाते हैं। और कहाँ लाए जाते हैं दोस्तों? ये लोकसभा में लाए जाते हैं। यानी आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है दोस्तों। ये जो धन विधेयक है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही दोस्तों क्या है? लोकसभा में लाए जाएंगे। कहाँ पर लाए जाएंगे दोस्तों? लोकसभा में ये लाए जाएंगे। और कोई विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, ये लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। राज्यसभा को दोस्तों इस विधेयक के संदर्भ में एडवाइस का अधिकार है। ये कहा गया है कि जब भी कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा मात्र 14 दिनों तक इसे अपने पास क्या है? रख सकती है। और 14 दिनों के अंदर क्या है? उसे पारित करना पड़ेगा, अन्यथा 14 दिन के बाद ये क्या है? राज्यसभा से स्वयं पारित मान लिया जाता है। अगर राज्यसभा दोस्तों इसमें किसी प्रकार का संशोधन चाहती है, वो तो क्या है? सिफारिशें कर सकती है, लोकसभा को बता सकती है कि इसमें क्या है? ये संशोधन किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसे संशोधन मानने के लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। चाहे तो लोकसभा उसमें संशोधन कर सकती है, चाहे तो क्या है? नहीं कर सकती है। तो ये जो धन विधेयक है दोस्तों, ये कहाँ, किसकी अनुमति से लाया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है दोस्तों। आकस्मिक निधि पर
किसका अधिकार होता है दोस्तों? ये जो आकस्मिक निधि होती है दोस्तों, इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है दोस्तों? इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, यानी कि राष्ट्रपति की बिना इजाज़त के आप इसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों जब भी सरकार को धन की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है किसी काम को लेकर दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी और प्रोजेक्ट के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो भारत सरकार संचित निधि से पैसा निकालती है। विनियोग विधेयक के माध्यम से कहाँ से पैसा निकालती है? संचित निधि के माध्यम से पैसा निकालती है, संचित निधि से पैसा निकालती है। लेकिन पैसा कब निकाला जा सकता है दोस्तों? पैसा तब निकाला जा सकता है जब संसद का सत्र चल रहा हो, क्योंकि संसद का अगर सत्र चल रहा है तो दोस्तों विनियोग विधेयक लाया जाएगा और उस विधेयक के माध्यम से संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा। लेकिन आकस्मिक परिस्थितियां हैं दोस्तों, ऐसा मान लीजिएगा कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उस समय अगर सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार कहां से पैसा लेती है दोस्तों? सरकार लेती है आकस्मिक निधि से पैसा लेती है दोस्तों। और आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का अधिकार होता है, और राष्ट्रपति की बिना परमिशन के इसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। तो दोस्तों आकस्मिक परिस्थितियों में पैसे की जब भी आवश्यकता पड़ेगी, सरकार राष्ट्रपति से अनुमति लेकर क्या है, आकस्मिक निधि से पैसा निकाल लेती है। पैसा क्या है, उधार ले लेती है। और जैसे ही संसद का सत्र चालू होता है दोस्तों, विनियोग विधेयक के माध्यम से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, और जितना पैसा आकस्मिक निधि से निकाला जाता है उसमें क्या है, वापस जमा कर दिया जाता है। तो ये आकस्मिक निधि इसलिए है क्योंकि आकस्मिक परिस्थितियों में दोस्तों जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब उस समय क्या है दोस्तों, काम को निकालने के लिए दोस्तों, जो भी काम की ज़रूरत पड़ती है पैसे की काम करने के लिए दोस्तों, तो उस पैसे को कहाँ से निकाला जा सकता है? आकस्मिक निधि से निकाला जा सकता है। और दोस्तों वित्तीय शक्तियों में और क्या क्या अधिकार है राष्ट्रपति के पास? राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत दोस्तों क्या करता है? वित्त आयोग का गठन करता है, यानी वित्त आयोग की बात की गई है। और दोस्तों राष्ट्रपति क्या है, वित्त आयोग की सिफारिशों पर किसकी बात की गई है दोस्तों? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। किसकी? वित्त आयोग की बात की गई है। और यह कहा गया है कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर दोस्तों, किस पर? सिफारिशों पर दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों? करों का बंटवारा करता है। सिफारिशों पर राष्ट्रपति क्या करता है? करों का बंटवारा करता है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच क्या करेगा दोस्तों? करों का बंटवारा करेगा। किसकी सिफारिशों पर करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों पर करों का बंटवारा करा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमने विधायिका की शक्तियाँ देखी राष्ट्रपति की, और किसकी? वित्तीय शक्ति हमने देखी। दोस्तों अगली क्लास में हम आपातकालीन राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखेंगे कि कौन कौन सी आपातकालीन भारत के राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त है। उन सारी बातों पर क्या है हम चर्चा करेंगे, यानी आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा।